अब बात करते हैं जो आपने सवाल पूछा, व्हाट मेक्स हिम अ ग्रैंड मास्टर, राइट? जी। देखो क्या होता है कि एक होता है इम्पल्सिव डिसीजन, जैसे हमने पिछले 10 साल में देखे कि पिछले 10 साल में जब हमारे यूपीए की सरकार थी, तब डिसीजन लिए जाते थे इस बेस पे कि पत्रकार क्या फीडबैक देते हैं, लोग क्या फीडबैक देते हैं। खास तौर से जो 5 स्टार पत्रकार थे, इंटेलेक्चुअल थे, जो सोनिया गांधी की एनएसी थी, उसके बेस पे इम्पल्सिव डिसीजन लिए जाते थे। जो चीज़ मोदी सरकार में बदली है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, बल्कि डिसीजन बहुत प्लान स्ट्रेटजी के अंतर्गत लिए जाते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए कोई काम आज करना है मोदी जी को, तो उसकी प्लानिंग 5 साल पहले शुरू हो गई होती। उसका एक उदाहरण है जो मैं देना चाहूँगा, रिसेंट है कि फार्मर लॉ की बात, जो फार्मर्स के लॉ हैं जो आए थे, इसकी तैयारी उस दिन हुई थी जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी और 2014 में। और सबसे पहला काम किया गया था कि एक यूनिवर्सल काम जो था पूरे भारत में, वो ये था कि भारत में जो भी किसान हैं, उनको यूरिया मिले। अब अगर यही मान लीजिए यूपीए की सरकार अगर डिसीजन लेती, तो वो कुछ शायद इस तरह से लेती कि भाई यूरिया का कोटा डिसाइड हो जाएगा या एक राशन कार्ड जैसी व्यवस्था हो जाएगी, डिपो से जाके किसान को लेना होगा। पर उसमें भी लूपहोल्स बहुत होते हैं और वो इम्पल्सिव होता है। वेल प्लान क्या होता है कि आपने कहा यूरिया को पूर्ण रूप से नीम कोटिंग करेंगे, यानी अब वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो यूनिवर्सली किसान के लिए अवेलेबल था। फिर आपने देखा कि पूरे देश में कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बारिश बहुत होती है, कहीं फसल अच्छी नहीं होती है, एक यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ नहीं है। तो आपने कहा कि भाई हम डिप इरिगेशन लाएंगे और जहां पर पानी की समस्या है, पानी ज़्यादा नहीं है, वहां पर डिप इरिगेशन करेंगे। आप सॉइल हेल्थ कार्ड लाए, जिससे आपको पता चला कि आपकी ज़मीन में क्या उगेगा, क्या नहीं उगेगा। तो ये बहुत सारे स्टेप्स लेने के बाद आपने भारत के सारे किसानों को एक मंच पे ला दिया। अभी उससे पहले भारत के किसान एक मंच पे नहीं थे। अब सवाल ये है, जब एक मंच पे आ गए और सबकी पैदावार बढ़ गई, तो पैदावार को बेचना है। तो यहाँ मैं हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ, मान लीजिए एक गाँव है, गाँव में 10 किसान हैं, 10 किसान की पैदावार हुई। जब वो गाँव से बाहर बेचने जाता है, तो एक ही सड़क है और वहाँ पर एक चौकीदार बैठ गया है, मतलब चौधरी बैठ गया है, जो जिसका नक्सस पॉलिटिशियंस के साथ है, वो हिस्सा बाँट नेताओं के साथ भी करता है और उसने ये लगाया कि आप बाहर जाओगे तो कुछ कमीशन हमें दोगे। यहाँ मेरा मतलब है जो आड़तीज़ हैं, जो कमीशन एजेंट थे वो। तो सरकार ने ये कहा कि भाई हम आड़तीज़ और कमीशन एजेंट को तो नहीं हम हटाएँगे, हम गाँव में एक और सड़क बना देंगे बाहर निकलने के लिए, जहाँ पर कोई नहीं बैठा होगा, आप आराम से जा सकते हो, आ सकते हो। यानी आपने किसान को दोनों ऑप्शन दे दिए कि आप चाहो तो चौधरी को कमीशन देके निकलो और आप चाहो तो खुले बाजार में चले जाओ, वहाँ कोई कमीशन नहीं। तो ये पूरी प्लानिंग होती है। मान लीजिए फार्मर बिल पहले ला देते, लेकिन उपज थी नहीं, यूरिया के लिए लड़ाई थी, बीज अच्छे थे नहीं, ड्रिप इरिगेशन थी नहीं, सॉइल का पता नहीं था कहाँ पर कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होगी, वो मेंटरशिप किसानों को मिली नहीं। आप अगर बाजार उस वक्त खोल देते तो बाजार खोलने का कोई मतलब नहीं होता और ये बिल फ्लॉप हो जाते। अब जब ये सारा काम करने के बाद बिल आए, पहली क्रॉप आई दिवाली पे, उसमें कोई खास पता नहीं चला, लेकिन जो दूसरी क्रॉप आई होली पे, उसमें किसानों की बम्पर चांदी हो गई। तो पहले जहाँ 1 लाख रुपए की फसल किसान बेचता था कमीशन एजेंट के माध्यम से और उसे 10-10 हज़ार करके मिलते थे पैसे, तो उसको भी पता नहीं लगता था पैसे आए नहीं आए, और वो सारे पैसे किसी ना किसी रूप में जो सूदखोर थे या जो लोन देते थे, साहूकार थे, उनके हाथ में चला जाता था। बेचारे किसान के पास फिर वही कंडीशन आ जाती थी, मांगने के फसल उगाने के पैसे नहीं है, वो फिर साहूकार के पास जाता था। इस साइकिल में किसान फंसा हुआ था। अब क्या हुआ, अब जब फसल बिकी और बिना आड़तियों के बिकी, तो किसान को भी लगा कि अब उसने जो 2 लाख रुपए कभी अपने अकाउंट में क्रेडिट होते नहीं देखे थे, आज वो सडनली 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में आते हैं, तो वो अच्छी तरह से प्लान कर सकता है कि भाई मुझे 10,000 साहूकार के वापस करने हैं या 20,000 उधार के करने हैं, अगला बीज और फसल और खाद लानी है, वो 10-20 हज़ार की हो जाएगी, तो मेरे परिवार में 1.5 लाख रुपए कम से कम बचेगा। आप भी ये बात मानते हो कि अगर आपकी इनकम टुकड़ों में होती है, तो आपको वो टुकड़े आते हुए पता नहीं चलते, जब लमसम पैसा आता है तब आपको पता चलता है। इसी को कहते हैं प्लानिंग। तो मोदी की समझ, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे मित्र लोग हैं, चाहे वो किसी भी साइड के हों, उन सब ने मोदी को जानने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश नहीं करी है। और मैं अंडरस्टैंडिंग मोदी हमेशा इसलिए कहता हूँ, लोग मेरे को मोदी जी का भक्त कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं, ये उनकी मानसिकता है, वो क्या बोलते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि मोदी जी के हर एक्शन से कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप मैनेजमेंट भी उठा के देख लें, तो आप मैनेजमेंट के कई ऐसे गुण मंत्र हैं जो आप मोदी जी के एक्शन से सीख सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं जब मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, ठीक है, कॉलेजेस में जाके, मैंने भारत में तो अभी तक ट्राई नहीं करा, लेकिन मैं विदेश के कॉलेजेस में या कॉर्पोरेट्स में जब मैं जो सीएक्सओ लेवल की ट्रेनिंग होती है मैनेजमेंट की, जब मैं वो लेता हूँ, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैनेजमेंट की अच्छी किताबें हैं, ग्लोबल बुक्स हैं जिन्हें कहना चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग में फिलिप कॉटलर हो या कोई और हो, मैं उन कोई किताब को टच नहीं करता हूँ। मैं हमेशा रामायण और महाभारत से पढ़ाता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत में अगर आप रामायण और महाभारत पढ़ाएंगे और उसको मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, तो लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल वाली बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जब तक एक विदेशी की लिखी हुई किताब ना हम इस्तेमाल कर लें, हम मैनेजमेंट गुरु नहीं मान सकते। और मेरा मेरा विश्वास उन लोगों में है नहीं, जबकि मैंने खुद उनकी किताबें पढ़ के मैनेजमेंट करा है, लेकिन अनुभव ये बताता है कि रामायण, गीता, चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, ये हमें असली मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो भारत में लोग हंसेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, और क्योंकि ये पेड सर्विस है, इसके लिए कोई चवन्नी ठंडी भी नहीं देगा, इसलिए मैं बाहर पढ़ाता हूँ, भारत में नहीं पढ़ाता हूँ। और मैंने अक्सर ये देखा है पढ़ाते पे कि मोदी जी की जो फिलॉसफी है काम करने की, वो बहुत कुछ इन्हीं 4 चीज़ों पे केंद्रित है, जिसमें आपका रामायण हो गया, महाभारत, गीता हो गई, चाणक्य नीति हो गई और कौटिल्य अर्थशास्त्र हो गया। और इन्हीं चीज़ों को जब मैं लेके चलता हूँ, जब मैं मोदी जी की राजनीति पे कोई टिप्पणी करता हूँ,
या आगे की बात करता हूँ, चाहे वो कोरोना काल में जब मैंने इकोनॉमिक्स की बात करी थी, जबकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, जानना तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ है, मुझे समझ में आती है कि बेसिक इकोनॉमी का पहिया भारत जैसे देश में कैसे घूमेगा। जब मैं वो लिखता हूँ तो तभी ये संभव होता है कि 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भर बाद मेरी बात पक्की तौर पे सही निकलती है। ये अलग बात है, शुरुआत में लोग हंसते हैं, वो उनकी बात, मैं भी उनकी संवेदना और वेदना समझता हूँ, क्योंकि इतनी सोच लोगों की नहीं होती है, शायद मेरे में ज़्यादा है, तो वो हंसते हैं। और ये बात अलग बात है कि जब वो सही हो जाती है तो वो सब गायब हो जाते हैं, वो कोई दिखाई नहीं देता। तो मोदी जी को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोदी को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल, आप गायत्री जी अगर आज्ञा दें तो और ले लेता हूं। मैं आपके दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2013 या यूं कहें मोदी जी के आने से पहले 2014 में भाजपा की सरकार आने से पहले ओआईसी में जो 56 मुस्लिम राष्ट्र हैं उनमें से कितने राष्ट्र भारत को सपोर्ट करते थे? और ओआईसी का फाउंडर जो है, को फाउंडर जो है, वो पाकिस्तान है। लेकिन 2014 16 मई 2014 से पहले ओआईसी में कितने इस्लामिक नेशन भारत के साथ खड़े होते थे? इसका जवाब है सीधा सा, 0। आप अटैक मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ लाते थे या मुसलमानों पे कुछ होता था तो सबसे पहले ओआईसी एक ऐसा था जहां पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन 100% मेजोरिटी के साथ पास करा लेता था और इंडिया के माथे पे चिपका दिया जाता था। ये 2014 से पहले होता था। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 370 हटी, ट्रिपल तलाक हटा, राम मंदिर बना, लेकिन ओआईसी के 56 राष्ट्रों में से 3 को छोड़ के, मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान को छोड़ के, किसी ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और किसी ने चू भी नहीं करी, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे जो भी राष्ट्र हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, कोई भी हो, किसी ने चू नहीं करी। तो वो 2014 से लेके 2019 पहली चीज हटी थी 370, 5 अगस्त 2019। तो 16 मई 2014 से लेके 5 अगस्त 2019 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो ओआईसी हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़ा होता था वो भारत के साथ खड़ा हो। और मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो कृपया करके जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो सुनना चाहते हैं वो कृपया अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं बात करूँगा। 2014 से 2019 के बीच में ये हुआ कि 2014 में एक टीम बनी। उस टीम के 3 सदस्य थे, एमजे अकबर, सुषमा स्वराज और एस जयशंकर, जो अभी के करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। एमजे अकबर एक मुसलमान होने के नाते उनको चार्ज दिया गया था टोटल मिडिल ईस्ट, या आप कह लीजिए ओआईसी, मतलब एक समरी फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, लिटरल उसका मीनिंग नहीं है। एमजे अकबर चुपचाप जाते थे, मीटिंग करते थे, ग्राउंड तैयार करते थे, उसके बाद सुषमा जी जाती थी, सुषमा जी जाके मिलती थी, और उसके बाद अंत में कहीं जाके जब सब सेटल हो जाता था तो प्रधानमंत्री जाके मिलते थे। उसमें प्रधानमंत्री को मिडिल ईस्ट की कंट्रियों ने अवार्ड भी दिए हैं। भाई, भारत को अगर मोदी को जानना है, समझना है, तो आप भारत के टीवी चैनल मत देखिए। आपको अगर मोदी को समझना है तो आप पाकिस्तान के टीवी चैनल देखिए। पाकिस्तान के टीवी चैनल में हमेशा एक बात होती है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू के लीडर हैं, भगवा पहनते हैं, हिंदू को मानते हैं, मतलब हर चीज जो भारत में हम लोग बोलते हैं, मोदी एंटी हिंदू हो गए, मोदी सेकुलर हो गए, मोदी को नोबेल प्राइज चाहिए, मोदी संत हो गए, ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीजें बोलते हैं। पाकिस्तान में एक्चुअली उल्टा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी भारत को किस दिशा में धीरे धीरे ले जा रहे हैं। तो 2014 से लेकर 2019 में जो तैयारी की गई थी ओआईसी को शांत कराने के लिए, या यूं कहें ओआईसी को अपनी तरफ कराने के लिए, उसके बाद ही ट्रिपल तलाक हटा, राम मंदिर बन रहा है और 370 हटी, और आपको चू करके, मतलब फ्रांस, यूके, यूएसए अलग चीज है, G7 नेशंस हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गए, उनको अलग तरह से जयशंकर मैनेज करे, इधर एमजे अकबर ने मैनेज करा। वरना आप सोच सकते हैं कि आप 370 हटाएं, राम मंदिर बनाएं, ट्रिपल तलाक हटाएं और आपको कोई ओआईसी का नेशन चू करके आवाज ना उठाए। क्या ये 2014 से पहले संभव था? और इसकी तैयारी कहां से हुई? इसकी तैयारी 26 मई 2014 को हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री ने पड़ोस के सभी राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष को अपने ओथ में बुलाया था। उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी थे। तो पहले आपने मैसेज भेजा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर आप चाय पीने पाकिस्तान में उतर गए। सोचने की बात है कि 136 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री, कोई ये तो है नहीं ऊपर से देखा चलो नीचे उतार लो, चाय पीने का मन कर रहा है, चाय, बहुत सारे एजेंसीज को एक्टिवेट करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री रुकता है। उस प्लानिंग में 3 से 6 महीने लगते हैं। तो ये प्लानिंग आपने जब करी तो आपने जो क्या कहना, रिटेलिएशन होना था, जो विद्रोह होना था, उसको आपने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। और ये 3 बड़े निर्णय लेने के बाद भारत में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी लाश नहीं गिरी, एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। इसको ही कहते हैं प्लानिंग। तो मैं वही बोलता हूँ, आप मोदी जी का कोई डिसीजन उठा के देखो, मैं आपको पूरी प्लानिंग बता दूंगा। और वो इसलिए नहीं बता दूंगा कि मैं भारत सरकार में कुछ हूँ या सिस्टम का हिस्सा हूँ, या मोदी जी मुझे खुद आके बताते हैं या मैं उन्हें जानता हूँ। मैं आपके दर्शकों को पूर्ण विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूँ, मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई आके नहीं बताता है। मेरी एक छोटी सी क्या कहना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एक टीम है उसके साथ होता है जो मेरे सोर्सेज हैं, और इन्फॉर्मेशन कुछ आती है, मैं उसको एनालाइज करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद लोगों को बताता हूँ कि उसका रिपरकशन उसका नतीजा क्या होगा, और इसीलिए मैं अक्सर सही होता। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम लूज कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो अगर आपको ये लगता है कि आप मोदी को हिट कर रहे हैं, तो आपकी ये गलत फहमी है। आप मोदी जी को कुछ नहीं कर पा रहे, आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि आप इतने रिएक्टिव हैं और आपके सोचने की शक्ति कितनी कम। कई बार लोगों का कुछ चीज़ों को लेके होता है कि मोदी जी यहाँ बोल नहीं रहे हैं, शांत हैं, तो आप क्या समझते हैं मोदी जी सर पे भगवा बांधे, हाथ में तलवार उठाएं, बंदूक उठाएं और कूद पड़े लड़ाई के मैदान में? कभी नहीं होगा। आपको अगर लगता है ऐसा कभी हो सकता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये चीज आपको समझनी है तो आपको मोदी जी का गुजरात का कार्यकाल याद करना पड़ेगा। गुजरात में उनके ऊपर हर तरह से, मतलब यहां तक कि उनको भाजपा ने भी छोड़ दिया था और वो अकेले लड़े। उनके साथ केवल 3-4 लोग थे जो उनके पुराने मित्र थे, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और अमित शाह। मोदी जी को इतना ग्रिल करा गया, इतना सब कुछ करा गया, आपने क्या मोदी जी के मुंह से कोई गलत स्टेटमेंट किसी के लिए कभी सुना? अमित शाह जी को जब जेल गए वो और उनको जेल हुई, तो कांग्रेस ने तो ईडी, सीबीआई, रॉ जो भी था सब लगा दिया था उनके पीछे। क्या मोदी जी अमित शाह से मिलने जेल में गए, या कोई उन्होंने अमित शाह की सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया? जबकि दोनों में बहुत विश्वास था। तो मोदी जो है वो ऐसे बंदे का नाम है, ऐसी इंस्टीट्यूशन का नाम है, आज की डेट में वो एक बंदा नहीं है, इंस्टीट्यूशन हो गया है, जिसकी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से होती है और इसीलिए वो फेल नहीं हो पाते। जैसे कि हम लोग आईटी इंडस्ट्री के हैं, और जो हमने आईटी इंडस्ट्री में एक चीज़ सीखी बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये चीज़ सीखी अपने अनुभव से, ये हमें किसी कॉलेज में या ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया, ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि हम जितना ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम डेफिनेशन में लगाते हैं, उतना हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है। और जहां हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन को कट डाउन करा और जल्दबाजी करी, हमारे प्रोजेक्ट को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में लगभग टोटल टाइम का 50% केवल प्रॉब्लम डेफिनेशन देता हूँ। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है? भाई हमें ये लगता है कि एक्स एक प्रॉब्लम है, जो हमें क्लाइंट ने बोली कि एक्स एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम नहीं चलते, तब हम ड्रिल डाउन करते हैं, पूरी तरह से अंदर तक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और पता चलता है प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद कि जो एक्स को हम प्रॉब्लम समझ रहे थे, वो प्रॉब्लम तो एक्चुअली वाई है, एक्स तो है ही नहीं। राइट। तो मोदी जी के जो काम करने का तरीका है वो बहुत प्रोफेशनल है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, हर माइन्यूट चीज़ माइक्रो लेवल पे देखी जाती है, उसके बाद वो करी जाती है। अब उसमें उनको आप डिक्टेटर बोले, हिटलर बोले, वो आपकी मंशा है, आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि सरकार भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करने के लिए जो लीडर होता है उसको बहुत टाइट वीविंग करनी पड़ती है पूरी टीम के साथ, और वो निचले स्तर तक होती है। तो यानी अगर सरकार ने पॉलिसी बनाई, लेकिन अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट तो बाबू ही करेगा, जो बाबू ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है हमारे यहाँ, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही तो इंप्लीमेंट करेंगे सर, नेता जाके तो इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, वो उनके डेफिनेशन में आता भी नहीं है। तो जब तक आप ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ वीवन नहीं करते हो, तब तक आप कोई पॉलिसी सक्सेसफुल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था कि फार्मर के लिए फार्मर लॉ लाने से पहले सारी चीज़ों को करके सारे फार्मर्स को, पूरे देश के फार्मर्स को आप एक लेवल पे लेके आए, उसके बाद आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, जब क्योंकि एग्रीकल्चर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है, तो एग्रीकल्चर कॉन्करेंट का मतलब है उसमें ज़्यादातर स्टेट्स अपने लॉ बनाती हैं और सेंटर की पावर केवल 1-2 इवेंट को छोड़ के और में नहीं होती है। और उसमें एक ऑप्शन होता है जब सेंट्रल लॉ बना सकता है, जब देश में इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो कोविड आने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, और इसका फायदा उठा के सरकार फार्मर लॉ ऑर्डिनेंस से ले आई और उसके बाद उसको हाउस में पास करके उसको लॉ बना दिया। अब आप देख लेना, 2-3 क्रॉप साइकिल लॉ निकल जाने दीजिए, यानी आज है 2021, तो अभी एक साइकिल इस साल का और बचता है, अगले साल के 2 साइकिल बचते हैं, 2023 के 2 साइकिल बचते हैं, यानी 5 क्रॉप साइकिल अभी बचे हैं। ये 5 क्रॉप साइकिल पूरे होने के बाद किसान पूर्ण रूप से मोदी के साथ खड़ा हो जाए। तो इसी को कहते हैं प्लानिंग, और यही मैं कहता हूं मोदी जी को समझने की जरूरत है, जानने की कोशिश मत करो।